क्या साइंटिस्ट ने सोल यानी आत्मा के होने का सबूत ढूंढ निकाला है? साइंटिस्ट ने शरीर से निकलती एक बहुत ही वियर्ड चीज, एक ऑरा की तरह दिखने वाली चीज को अपने इंस्ट्रूमेंट्स में कैप्चर कर लिया है। इंटरनेट पर भी आपने देखा होगा, कई रिपोर्ट्स ऐसा क्लेम कर रहे हैं। वेल, आप बिलीव नहीं करोगे साइंटिस्ट ने क्या देखा। इस इमेज को जरा ध्यान से देखना। यह है एक आदमी की अलग अलग समय पर ली गई तस्वीरें। इसमें ये जो ब्लू हिस्सा है वो नॉर्मल है, मगर जो ग्रीन, येलो और रेड एरियाज है वो शरीर का हिस्सा एक स्पेशल किस्म की लाइट को रिलीज कर रहा है। एंड नो, ये इंफ्रारेड कैमरा के इमेजेस बिल्कुल नहीं है जो बॉडी हीट को कैप्चर करते हैं। इंफ्रारेड इमेज भी आपको दिखा देता हूं, कुछ ऐसा दिखता है। बॉडी हीट सबसे ज्यादा मिड सेक्शन में होती है और इसीलिए ये एरियाज यहां पर लाइट अप हो रहे हैं, मगर एक्सपेरिमेंट में खींचे गए फोटोज में मिड सेक्शन तो जरा सा भी लाइट अप नहीं हो रहा है। देखना कैसे चेहरे के सेंटर में यही लाइट के पार्टिकल सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं, मगर वहीं पर एक मरे हुए इंसान का इमेज कुछ ऐसा दिखता है, एकदम नीला और बेजान। यह है एक और एग्जाम्पल। यह एक जिंदा चूहा और यह है एक मरा हुआ चूहा। सो ये चमकती हुई चीज आखिर है क्या, जो एक जिंदा जीव में दिखाई देती है बट वहीं पर उसके मरने के बाद अचानक से गायब हो जाती है और जो बॉडी हीट भी नहीं है? वेल, यही एग्जैक्ट सवाल साल 2009 में टोहोकू यूनिवर्सिटी के एक ब्रिलियंट जापानीज साइंटिस्ट मसाकी कोबायाशी को भी आया था, जिसका जवाब ढूंढने के लिए ही उन्होंने इस ह्यूमन लाइट वाले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। और मसाकी को कोई आइडिया नहीं था कि जो खोज वो करने वाले थे वो एक ऐसी क्रांति लाएगा जो हमारे दुनिया देखने के नजरिए को ही हमेशा के लिए बदल के रख देगा। वेल, इसी दौरान कईयों का ऐसा मानना था, इंक्लूडिंग मैनी साइंटिस्ट, कि इससे साफ सबूत सोल या फिर कॉन्शियसनेस के होने का हमें मिल ही नहीं सकता, और इसे बकायदा उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स द्वारा परफॉर्म करके भी बताया। मगर मसाकी फिर भी इससे पूरी तरीके से कन्विंस नहीं थे। आखिर मसाकी इस अननोन लाइट सोर्स के बारे में ऐसा क्या जानते थे? साल 1923 सोवियत यूनियन, एक रशियन बायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर गुरविच ऑब्सेस्ड थे एक सवाल से कि एक सेल आखिर डिवाइड होकर एक से दो कैसे बनता है। इसके लिए वो माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ऑनियंस की जड़ों को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि रूट के टिप के सेल्स किसी तरह आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। वो एक दूसरे तक मल्टीप्लाई होने के सिग्नल्स पहुंचा रहे थे, मगर स्लो केमिकल सिग्नलिंग के जरिए नहीं, बल्कि इंस्टेंट और इनविजिबल सिग्नलिंग के जरिए। उन्होंने हाइपोथेसाइज किया कि सेल्स कुछ तो इनविजिबल रेडिएशन को एमिट करते हैं जो बाकी के सेल्स को मल्टीप्लाई होने का सिग्नल भेजता है, और इसी से सेल्स 1 से 2 होते हैं। इसे उन्होंने नाम दिया माइटोजेनेटिक रेडिएशन। मगर क्या वो अपने इस दावे को सही प्रूफ कर पाते? वेल, उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया इसे टेस्ट करने के लिए। उन्होंने 2 ऑनियंस लिए विथ रूट्स, जिसमें एक ऑनियन का रूट ग्रोइंग स्टेज में था। इसे सेंडर ऑनियन कहा गया जो सिग्नल को भेजेगा, और दूसरे ऑनियन को रिसीवर कहा गया जो सिग्नल को रिसीव करेगा। उन्होंने फिर सेंडर ऑनियन के रूट के टिप को दूसरे ऑनियन के रूट पर सटीकता से पॉइंट किया और बीच में क्वार्ट्ज के पतले से ग्लास को रखा ताकि कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या केमिकल सिग्नलिंग ना हो पाए। अब कुछ दिनों के लिए उन्होंने सेटअप को ऐसे ही रहने दिया, और फिर जब वापस आकर उन्होंने रिजल्ट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उनकी धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि रिसीवर रूट के जिस एरिया में सेंडर रूट का टिप पॉइंट कर रहा था, उस एग्जैक्ट एरिया में सेल्स भारी संख्या में मल्टीप्लाई हो चुके थे, दूसरे अनएक्सपोज एरिया से कई ज्यादा मात्रा में। और उसी के कुछ सालों पहले ही 1905 में, आपको याद होगा, आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी पब्लिश हुई थी, जो लाइट को एक फंडामेंटल आइडिया मानती थी। और इसीलिए गुरविच को अब पक्का यकीन हो चुका था कि ये इनविजिबल लाइट या कह लो ऑरा, माइटोजेनेटिक रेडिएशन वाकई में एग्जिस्ट करती है, जो सेल्स को ग्रो होने का सिग्नल भेजती है। और अपने इसी खोज को उन्होंने फॉर्मली 1923 में एक रिसर्च पेपर में भी पब्लिश किया, जिसके बाहर आते ही मॉस्को से लेकर बर्लिन तक सभी साइंटिस्ट में एक बड़ी लहर फैल गई। गुरविच रातों रात रॉकस्टार बन गए और सभी साइंटिस्ट लेबोरेटरीज में इस एक्सपेरिमेंट को खुद रेप्लिकेट करने में लग गए। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। कुछ ही सालों में करीब 500 से भी ज्यादा साइंटिस्ट ने जब इस क्लेम को इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया तो सभी को मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलने लग गए। कुछ को ग्रोथ दिखता तो कईयों को कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता, और उस मिस्टीरियस लाइट का भी कोई प्रूफ किसी ने नहीं देखा। अब इससे कई सालों से चुप बैठे क्रिटिक्स को भी बोलने का मौका मिल गया।
गुरविच के रिसर्च को कई साइंटिस्ट आंखों का धोखा कहने लगे। एक फिजिसिस्ट अर्विंग लैंगमोर ने तो इसे सीधा पैथोलॉजिकल साइंस ही कह दिया, यानी कि बेसिकली बीमार साइंस। मगर गुरविच अपनी इस खोज को लेकर 100% कन्विंस थे। उन्होंने 2 किताबें भी पब्लिश की, द थियरी ऑफ बायोलॉजिकल फील्ड 1944 और माइटोजेनेटिक रेडिएशन 1945। और अंतिम घड़ी तक अपने इस आइडिया का प्रचार करते करते वो 1954 में फाइनली चल बसे अपनी बेटी एना गुरविच के हाथों में एक जिम्मेदारी सौंपकर, उनकी थियरी को सच साबित करने की जिम्मेदारी। साल 1962 टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। एक स्पेशल किस्म के डिवाइस से एक्सपेरिमेंट करते हुए एना के हाथ कुछ बड़ा लगता है, जो उसके पिता की खोई हुई इज्जत को वापस से लौटा सकता था। यह डिवाइस था फोटोन काउंटर मल्टीप्लायर। यह बेसिकली जैसे नाम बताता है, फोटॉन्स यानी कि लाइट के पार्टिकल्स का काउंटर और एक मल्टीप्लायर है यानी कि एम्पलीफायर। जैसे एक ऑडियो एम्पलीफायर कैसे एक माइक में कैप्चर हुए लो ऑडियो इनपुट को एम्पलीफाई करता है, यह डिवाइस वैसे ही लो लाइट पार्टिकल्स के इनपुट को एम्पलीफाई करता है ताकि हम उन्हें इजीली मेजर कर सकें। एना ने इस डिवाइस को प्लांट सेल्स के आगे एक अंधेरे से बक्से में कुछ समय के लिए रखा और कुछ ही समय में एकदम पिच डार्कनेस होने के बावजूद भी यह डिटेक्टर लाइट के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने लगा। एंड वो एग्जैक्टली जैसे अलेक्जेंडर गुरविच ने कहा था कि ये सेल्स यानी कि कोशिकाएं वाकई में लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो बस हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि ये 200 से 300 नैनोमीटर्स के अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ये देखो, ये है लाइट के पार्टिकल्स, फोटॉन्स। अब फिजिक्स में ये फोटॉन्स एक वेव की तरह ट्रैवल करते हैं और इसीलिए हम लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। ये लाइट पार्टिकल्स वेव फॉर्म में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में ट्रैवल करते हैं, मगर हम सिर्फ लाइट की वही फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं जो 380 से 780 नैनोमीटर्स के रेंज में ट्रैवल करते हैं, जिसे हम विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। मगर क्योंकि ये सेल्स 200 से 300 नैनोमीटर के रेंज में लाइट को रिलीज कर रहे थे, इसीलिए इस यूवी स्पेक्ट्रम की लाइट को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाए। प्लस लाइट के पार्टिकल्स की संख्या भी डिटेक्ट